ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं प्रेसिडेंट को, जिन्हें पता चलता है कि उनकी वाइफ जो कि उन्हें डाइवोर्स ही नहीं दे रही है, उसके बदले में और भी ज्यादा पैसे मांग रही हैं। इस पर प्रेसिडेंट को गुस्सा आ जाता है कि उसकी इतनी हिम्मत। पता चलता है कि वो एक मेडिकल डॉक्टर होती है और अपनी लाइफ ना एकदम बिंदास जी रही होती है। कई बार प्रेसिडेंट ने बोला है कि मुझे डाइवोर्स दे दो और यहाँ से चली जाओ, बट जो निंसी होती है वो कहती है कि ऐसा तो होने से रहा। तभी प्रेसिडेंट का फोन आ जाता है। कहते हैं तुम चाहती क्या हो? ये देखो, तुम देख सकते हो ना कि तुम कितने गंदे इंसान हो। कहते हैं कि निंसी, मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूँ कि मुझे इस तरह तुम मत फंसाओ। कहती है अपनी शक्ल देखी है तुमने, और मेरे अगल बगल देखो कितने हैंडसम पर्सन है। वो एक लड़के को अपने पास में बुलाती है। कहती है हैंडसम है ना? देखो ना प्रेसिडेंट, हैंडसम है। इसकी बॉडी देखो, का शेप देखो, और अपना देखो, एकदम फैट हो गए हो। कहता है मैं भला कहाँ से फैट हूँ? कहती हाँ फैट नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है, और अपने आप को एम्बेरस करना बंद करो। कहता है निंसी, मैं अभी भी कह रहा हूँ। कहती सुन रही हूँ, बहरी नहीं हूँ जो इस तरह चिल्ला रहे हो। वो वॉशरूम की तरफ जाती है और अपना मोबाइल वहां पर रख देती है। कहती है अब जो कुछ भी बोलना है ना बोलते जाओ, मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रेसिडेंट जन को बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो सिर्फ उसका फायदा उठा रही है। वो एक ही बार में कम से कम 100 बातें सुना देते हैं कि तुम्हारी फोटोज मेरे पास है, मैं तुम्हारे फादर को बता दूंगा, तुम्हारी मदर को बता दूंगा, पूरी फैमिली को बता दूंगा। इतनी देर में निंसी को लगता है कि टॉयलेट में कुछ तो चमक रहा है। कहते क्या यार, तुमने यहाँ पर पैसे वैसे छिपा कर रखे हैं क्या? तुम इतना कब से गिर गए हो कि हिडन गोल्ड यहाँ पर छिपा कर रखा है? वो जैसे ही कमबोर्ड खोलती है खुद से चिल्लाती है और मोबाइल कपड़े पीछे गिर जाते हैं और अपना पहुंच जाती है अभी एंशिएंट एरा में, जहाँ पर उसकी दासी खूब रो रही होती है कि मैं सब उठ भी जाइए ना। कहती है अरे यार, मैं कहाँ पर आ गई, और यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? ये मुझे इतनी डरावनी जगह क्यों लग रही है? ओ माय गॉड, मैं टॉयलेट के अंदर से यहाँ पर आ गई। कहती मिस आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आप तो अभी उठी हैं। क्या यार, अब तुम कहाँ से आ गई हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। इतनी देर में उसको चक्कर आने लगता है। पता चलता है कि उसे ड्रग दिया गया है। आज उसकी शादी थी, पर उसका हस्बैंड तो धोखेबाज निकला। उसी रात वो उसको मार देता है और अपनी प्रेमिका के साथ वहां पर उसे मरती हुई हालत में छोड़ के आता है। तुम जैसी मोटी लड़की से भला मैं शादी कर भी कैसे सकता हूँ? अपनी गर्लफ्रेंड को भी वहां पर वो सामने दिखाता है। कहती है कि जानती हो, मैं तो कब से शादी करना चाहती थी। वो दोनों हंस रहे होते हैं कि पहले अपनी हालत देख लो कजिन, तो इन दोनों लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया और मैं यहाँ पर आ गई हूँ। चलो अच्छी बात है, आखिर मेरा नाम निंसी है, मैं अपने लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहूंगी। लेकिन इतनी देर में नोटिस करती है कि वो इतनी मोटी कैसी है यार, इतना अमेजिंग फिगर उसे यहाँ पर आकर कैसे मिल सकता है? मैं 21st सेंचुरी की मेडिकल डॉक्टर, मिरेकल डॉक्टर, और यहाँ पर एक मोटी भैंस बन गई हूँ। कैसे कर सकते हो मेरे साथ हेवन ये तुम? फिर अपनी दासी को देखती है। कहती है कि बताओ ना अब हम लोग क्या करें, आखिर हम लोग जाए कहाँ पर? कहती है कोई बात नहीं, निंजा फैमिली ने हमारे लिए कुछ तो छोड़ा होगा ना। कहती है हाँ, आपके ग्रैंडफादर ने एक जगह छोड़ी है, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं जाता है, अगल बगल के लोगों ने उस जगह पर कब्जा करके रखा है। कहती है ठीक है, चलो चलो, कम से कम कुछ तो हम लोग खोज ही लेंगे। इधर हम मैजिस्ट्रेट टियान को देखते हैं जो भाग रहे होते हैं कुछ लोगों से बचकर। निंसी की नजर पड़ती है कि आदमी कौन है और यहाँ पर लड़ क्यों रहा है? कहती तुम पीछे छुपो, मैं देख रही हूँ। और भी ज्यादा चक्कर आने लगता है क्योंकि ड्रग का असर अभी उस पर हावी हो रहा था। इतनी देर में ओरिजिनल ओनर आ जाती है। कहती जाकर इस आदमी को बचाओ, पता है मुझे ये बहुत ही पसंद है, ये इतना हैंडसम भी है, अपनी पहली रात इसी के साथ बिताना चाहती हूँ। कहती भला मैं क्यों बिताऊं, तुम बिताना चाहती थी ना, तो जाओ, ऐसा मत करो। कहती अगर नहीं गई ना इस हैंडसम पर्सन के साथ जिसका नाम चियांग टियान है, अगर नहीं गई ना तो सच में मैं तुम्हें मार डालूंगी, ना तुम वहां जिंदा रहोगी ना तुम यहाँ जिंदा रहोगी। वो बहुत ही हैंडसम है, प्लीज जाकर उसके साथ रात बिता लो ना। कहती है कि प्लीज यार मेरे साथ ऐसा मत करो। कहती जाओ। कहती ठीक है जा रही हो, अब जान बचानी है तो जाना ही पड़ेगा। इधर मैजिस्ट्री अभी उन सब लोगों से लड़ रहे होते हैं और भी सैनिक होते हैं, उनको नीचे गिरा देते हैं। अचानक एक तलवार उनको पड़ने वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से निंसी बहुत तेज से नीचे कूदने लगती है, एकदम पिक का अवतार लेकर सारे सैनिक नीचे गिर जाते हैं। कहती ओ उठो उठो, दिखाओ अपनी शक्ल तो दिखाओ, देखो तो कितने हैंडसम हो तुम। जैसे ही देखती है कहती ए टियांग टियान कहता है थैंक यू सो मच मिस कि आपने मेरी जान बचाई। कहती ओ तुम यहाँ पर भी आ गए, बदतमीज कहीं के, मेरा पीछा करते हुए। आखिर तुम मेरा एंशिएंट एरा में भी पीछा नहीं छोड़ोगे क्या? डाइवोर्स दे रही थी तुम्हें वहां पर, चलो मैं तुम्हारा अब यहाँ पर गला दबा देती हूँ, मार डालती हूँ तुमको। बहुत तेज से गला दबाने लगती है। कहती है कि मर जाओ मर जाओ। तभी पीछे से फिर से उसकी आत्मा आ जाती है कि खबरदार अगर मेरे प्रेमी को तुमने हाथ भी लगाया। कहती ओ आत्मा जी प्लीज, तुम्हारा हैंडसम पर्सन तुम्हारे पास ही रहेगा, लेकिन अब तुमने मुझे इसके साथ रात बिताने को कहा है ना,
इसके साथ रात बिता ही लेती हूँ। इसकी शक्ल नहीं पसंद है लेकिन इसकी फिगर मुझे बहुत पसंद। आखिर कुछ तो एहसान तुम्हें उतारना ही पड़ेगा ना। अभी कह रहे थे ना कि क्या करना चाहते हो। कहता मिस आप ये क्या कर रही हैं भला, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती। कहती हो लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें कब से जानती हूँ। कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। वो तुरंत ही उसको बेहोश कर देती है। कहती हूँ नहीं जाऊंगा, चलो। उसे उठा कर लाती है, साथ में दासी भी आती है। कहती है मिस करेंगे क्या, ये ओरिजिनल ओनर का घर है, अगर वो यहाँ पर आ गए ना तो आपको बहुत मार पड़ेगी। कहती है कि मार नहीं पड़ेगी, मैंने कहा ना कि तुम जाओ अभी और मेरे लिए कुछ गर्म पानी का इंतजाम करो, बाकी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। उस बेचारी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा इंपॉर्टेंट काम करना है। ना बैठ जाती है और नीचे जो है जियांग टैन बेहोश होकर पड़ा होता है, बिस्तर साफ कर रही होती है। तो जियांग टैन कहता है इसको मार डालता हूँ। जैसे ही मारने जाता है तो कहती है ओ मेरे प्यारे राजकुमार, मुझे मारने के लिए आ रहे थे क्या? देखो अब तुम्हारा एहसान उतारने का टाइम आ गया। कहता है देखो प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो ना। उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है और बड़े प्यार से उसके मुंह पर हाथ रखती। कहती बचने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। बिस्तर पर धक्का दे देती है। कहता है कि अरे प्लीज यार मुझे छोड़ दो। कहती है चलो ना फन करते हैं। वहां पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। बेचारा चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है, बहुत पतला दुबला जो होता है। सुबह उठती है, अपना कैंडल बुझा लेती। कहती है मेरा काम तो पूरा हो गया और ओरिजिनल ओनर के मन की बात भी मैंने कर दी, लेकिन गरीब लगता है, चलो कुछ तो ऐसे पैसे दे ही देती हूँ। पैसे रखती है। कहती है लो ये तुम ले लो। कहती है अरे तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हें मॉडर्न एरा में पसंद नहीं करती थी, इसीलिए सिर्फ तुम्हें 2 ही कॉइन्स दूंगी। बाकी वहां से और भी कॉइन्स उठा लेती। कहती तुम यही डिजर्व करते हो। इधर जियांग टैन के आंखों से ना आंसू बह रहे होते हैं। उसका मुंह पूरा बन चुका होता है कि एक मोटी लड़की ने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया है कि मुझे पैसे भी देकर गई है, ऊपर से कॉपर कॉइन्स। मैं इस मोटी को छोड़ूंगा नहीं, मैं हाइनस हूँ हाइनस। इधर हम देखते हैं कि इतनी देर में सैनिक आता है। कहता है ये क्या हो गया आपके साथ मैजेस्टी, मुझे आने में देर हो गई। पीछे जो सैनिक होते हैं देखते कहते आखिर हुआ क्या है। तो मेन सैनिक उन लोगों को भगा देता है, नीचे बैठ जाता है। कहता है मैजेस्टी ये कौन सी नोबल लेडीज है जिसने आपके साथ इतना गंदा काम कर दिया है। आपके हाथ आपकी बॉडी पे इतना निशान कैसे, बताइए मैं उसका गला कट कर दूंगा। कहते चुप बैठो, जाकर उस मोटी भैंस का पता लगाओ। कहते अच्छा ठीक है मैजेस्टी, पहले अपने कपड़े तो ढक लो, देखो ना आपको सर्दी लग जाएगी। जैसे सैनिक मैजेस्टी का हाथ पकड़ता है तो उसकी बॉडी में इतना दर्द हो रहा था ना कि वो इधर से उधर हिल भी नहीं पा रहा था। कहता है मैजेस्टी अब बताओ ना मैं क्या करूं। कहते हैं उसको ढूंढो। वो पूरी पिक बना कर देता है। कहता है जब तक ये मिल नहीं जाती ना तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। इधर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। जो है निंगजी की दासी को कहती है कि अब बताओ ना मैं क्या करूं, मेरे पर तो कुछ भी खाने को नहीं है और हमारे पास घर भी नहीं है। कहती चिंता मत करो, अगर तुम मेरे पास हो ना तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसका हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ती है और पहुंच जाती है एक जगह पर रुकने के लिए। चारों तरफ मकड़ी का जाला लगा हुआ है और वहां पर ना एक आदमी होता है बिल्कुल भूत की तरीके का। कहता है कि क्या हुआ, यहाँ पर रुकना चाहती हो क्या। उसकी दासी तो खुद से डर कर ना निंगसी के ही गले पड़ जाती है कि देखो ना ये कितना डरावना है। कहती है अरे डरो मत, चलो ना हम लोग रुकने के लिए चलते हैं। वो आदमी बहुत ऐसे हंस रहा होता है। वापस आकर वो रूम में बैठी ही हुई होती है। इतनी देर में वही आदमी फिर से आ जाता है कि खाने का इंतजाम हो गया। कहती रख दो टेबल पर। जाती है जल्दी से। कहती है मुझे तो बहुत भूख लगी है, कितने दिनों से जैसे खाना ही नहीं मिला है। जल्द खाने लगती है और निंगसी नोटिस करती है कि उसका मोटापा तो बढ़ता ही जा रहा है। वो लगता है कि अपनी कमर भी नहीं घुमा पा रही है। कहती है मिस खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। कहती हाँ क्यों नहीं। जैसे ही खाने चलती है उसे पता चल जाता है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ मिला हुआ है। उसकी दासी कहती है मिस मुझे तो बहुत नींद आ रही है। इतनी देर में बेहोश होकर गिर जाती है। यहाँ पर निंगसी भी नाटक बनाकर लेट जाती है। 3-4 आदमी आते हैं। कहते हैं सबसे पहले इस मोटी को उठा कर लेकर चलो, क्योंकि उसे उठाने में दिक्कत होगी। और चलता है कि वहां पर बहुत सारी लेडीजों को उन आदमियों ने कैद करके रखा है और उन्हें वो बेचते थे। कहते हैं जैसे निंगसी आती है तो सबके सब थक कर नीचे बैठ जाते हैं। ये औरत क्या खाती है जो इतनी मोटी होगा, पक्का इस मोटी को उठाने के चक्कर में हम सभी ऊपर उठ जाते। अभी वो लेटी हुई होती है। कहते हैं सबसे पहले इसका गला दबाकर मार डालते हैं। जैसे ही गला दबाने चलते हैं तो निंगसी अपनी आंखें खोल देती है। कहती चलो एक एक करके आओ। वहां पर उन दोनों आदमियों को नीचे गिराती है तो वो जो आंख का अंधा आदमी होता है नीचे बैठ जाता है। कहता है मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता था, इसी वजह से ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती काम करवाते थे। पीछे की लेडीज बोलती है कि इस पर यकीन मत करना। इतनी देर में वो ब्लाइंड मैन जो है निंगसी पर अटैक करने चलता है तो वो बहुत तेज से पैर मारती है और वो चाकू उसके सर पर तुरंत ही उसे नीचे गिरा देती है और उसका गला दबाकर खुद तेज से वहीं पर उसे नीचे छोड़ देती है। बाकी दो तो खुद से डर जाते हैं। कहती है अरे कहाँ भाग रहे हो। दोनों को भी वो वहां पर टपका देती है।
चलो जल्द से जल्द तुम लोग उठो। पर जो उसकी दासी है ना वो अभी भी बेहोश है, कहती इसकी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मुझे एक मेडिकल बॉक्स चाहिए। कहती है ठीक है, लेकिन हम लोगों को अभी इसे यहाँ से लेकर चलना पड़ेगा। बाहर आकर वो उसका इलाज करती है। कहती मिस मुझे क्या हुआ था, मैं यहाँ पर कैसे बेहोश होकर गिर पड़ी। कहती कुछ नहीं, तुम एकदम ठीक हो। कहती मिस बहुत डर लग रहा है मुझे उस आदमी से, चलो ना यहाँ से भाग चलते हैं। निकलने चलती है तो बाकी की लड़कियां कहती है कि मिस मुझे भी ले लो ना साथ में, हम लोगों के पास कोई भी नहीं है। पता है मैं बहुत गरीब थी, मेरे माँ बाप ने मुझे इसके साथ भेज दिया। दूसरी औरत बताती है कि मेरी शादी होने वाली थी तो मैं उसके पसंद नहीं करती थी, बट रास्ते में इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। छोटी बच्ची बोलती है मैं खेल रही थी, ये लोग मुझे वहां से उठा लाए। सबकी दर्दनाक स्टोरी सुनकर अब निंगसी का दिल भर जाता है। आखिर इन लोगों के लिए क्या कर। जितनी औरतें होती बोलती हैं कि आप जो भी हम लोगों से काम कहेंगी ना वो सब हम लोग काम करेंगे, प्लीज आप हम लोगों को मत छोड़िए, आप हम लोगों की मुखिया हैं। इतनी देर में वहां पर सिस्टम आ जाता है कि अगर आपने इन लोगों को अपने पास रखा और इन लोगों को रहने के लिए जगह दी तो तुमको पैसे मिलेंगे। कहती हुआ चलो 100 पॉइंट्स मिलेंगे, इन लोगों को मैं जगह देने के लिए तैयार हूँ। इल्यूजन नहीं ये सिस्टम है। खूब देर से चिल्लाती है कि देखो मैं एंशिएंट वर्ल्ड में सिस्टम के साथ आ गई, फाइनली मैं बच गई। इस पर उसकी दासी कहती मिस पागल वागल हो गई है क्या, जो इस तरह आपका दिमाग फिर गया। कहती फिर नहीं गया है, चलो मैं तुम सबको अपने साथ रखूंगी, लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी। कहती ठीक है, और सबसे पहला रूल कि तुम लोग अब से मेरे सामने कभी भी नील डाउन नहीं हो, चलो यहाँ से। सबके सब सोचते हैं कि अब हम लोग जाएंगे कहाँ पर। तभी सिस्टम आता है, कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है, तुम्हें 100 पॉइंट्स मिलते हैं। कहती है जितनी भी सामान है यहाँ पर पैक करो, हम लोग नई जगह पर चलेंगे। देखते हैं कि धीरे धीरे आगे की तरफ चल रहे होते हैं, लेकिन रास्ता तक खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। बेचारे सब थक जाते हैं। कहते हैं मिस अब बताइए ना कि हम लोग कहाँ पर चले, आगे तो रास्ता भी नहीं है। कहती कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग यहीं पर आराम कर लेते हैं, आखिर एक रिफ्यूजी की जिंदगी जी रहे हैं, थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। नई चीजों की खोज करने में एक दूसरे की केयर करेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। भले ही हम लोग ब्लड रिलेटिव नहीं है, लेकिन हमेशा ही खून से बढ़कर रिश्ता निभाएंगे। अब हम लोग जिएंगे, अपने लिए जिएंगे। सब एक साथ मिलकर खूब तेज से हुंकार भरते हैं, लेकिन इतनी देर में निंगसी नीचे गिर जाती है। कहती है ओह मुझे क्या हो गया, ऐसा लगता है कि मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे वॉमिटिंग होने वाली है। अपने हाथ के पल्स चेक करती है। कहती पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, सच में। मैंने तो सोचा था मैं अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारूंगी, लेकिन लगता है कि यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ हो गया। पूरे 8 मंथ बीत चुके होते हैं और उसने एक नया गाँव बसाया होता है, और उसमें जितनी भी होती है ना सारी औरतें होती हैं, सब मिलजुल कर दिन भर खेत में काम करती हैं, बाजार में जाकर सामान बेचती हैं और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारती हैं। यहाँ पर बाकी सब लेडीज कह रही होती हैं कि मास्टर आपको आराम करना चाहिए, इस तरह ज्यादा बाहर नहीं घूमना चाहिए। आखिर आपकी डिलीवरी का टाइम हो गया। कहती है अभी कहाँ डिलीवरी का टाइम, अभी तो मैं बहुत दिनों तक ऐसे ही घूमूंगी, एकदम फिट हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। लेकिन अचानक से बट उसका वाटर लीक हो जाता है। कहती है ओ ऊपर वाले ये क्या कर दिया मेरे साथ, मैं यहाँ पर बेहोश होकर गिर गई। खुद से चिल्ला रही होती है। कहती बेबी होने वाला है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बदतमीज इंसान ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, इतना पतला दुबला हड्डी जैसा लड़के ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, बताओ। बाहर से सब लोग कह रहे होते हैं कि जरूर एक मेडिकल बच्चा पैदा होगा, और से जैसे कोई फरिश्ता आ जाता है। धीरे धीरे वो चिल्लाती रहती, एक बच्चे का जन्म होता है। कहती है अरे नहीं लगता दूसरा बच्चा भी जन्म होगा, दूसरा भी होता है, तीसरा भी होता है, 4 बच्चों को वो जन्म दे देती है। अरे डॉग कहीं के, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, मैं 4 बच्चों को कैसे पालूंगी। है कि मैजेस्टी को छींक आ रही होती है। तब सामने उसका दोस्त कहता है लगता है किसी नोबल लेडी के साथ तुम्हारा रिश्ता फिक्स होने वाला है। वैसे प्रिंसेस जॉन्ग के बारे में क्या ख्याल है। इम्प्रेस डोंगर ने तुम्हारा रिश्ता उसके साथ फिक्स कर दिया है और तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी रहेगी। मैजेस्टी कहते हैं चुप बैठ, मुझे इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करनी है। कहते हैं अच्छा ठीक है, नहीं बात करनी है। मैजेस्टी कहते हैं हाँ और तुम हार भी गए हो। कहते हैं हार भले ही गया हूँ, लेकिन पता है मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसने एक बेटे को जन्म दिया है, मेरी लाइफ तो सेट है, अपना देख लो। मैं तो सबसे पहले उस मोटी से बदला लूंगा, उसी के बाद मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। उसका दोस्त कहता है यार ये बताओ तुम कब तक उस लड़की के पीछे पड़े रहोगे। 1 साल हो गया है, तुम अभी तक उस चीज से उभर ही नहीं पाए हो। मेरी जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा दर्द किसी ने दिया है ना तो उस मोटी औरत ने दिया है, उससे तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा। कहते हैं अच्छा ठीक है बदला ले लेना। ठीक है तुम प्रिंसेस के बारे में सोचो। इधर अभी हम देखते हैं कि जो निंसी का पहला बेटा होता है वो उसकी मैथ बहुत तेज होती है, और दूसरा बेटा जो होता है वो बहुत अच्छी कविताएं कहता था। कहता है सुनो सुनो मेरी कविता सुनो, देखो मैं कितनी अच्छी कविता कहता हूँ। जो तीसरा बेटा होता है वो मेडिसिन बनाने में बहुत अच्छा होता है, अपने दूसरे भाई को दवा खिला देता है। कहता है ये मेरा पॉइजन सही से काम क्यों नहीं कर रहा है, लगता है मुझे एक्यूपेंचर का यूज करना पड़ेगा। एक्यूपेंचर के बाद भी उसको होश नहीं आता है। कहता है नहीं होश आ रहा है
मैम मैं क्या करूं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी माँ आती है, कहती है कि ये बताओ कि ये तुम क्या कर रहे हो। कहता है मदर देखो ना मैंने मेडिकल स्किल का यूज किया लेकिन अभी तक ये उठ ही नहीं रहा है। कहती उठ नहीं रहा है ना, तो इसका सही से इलाज करो, जाओ उसको दवा खिलाओ। जैसे वो उसको दवा खिलाता है ना तो उठ जाता है, कहता है ओ मदर देखो ना आपने मुझे बचा लिया, लेकिन मैंने तो सुना था आप वेट घटा रही है, आपने तो वेट ही नहीं घटाया। आखिर आप ऐसे कैसे कर रही हैं, आपको अपना वजन घटाना चाहिए, ब्यूटीफुल लगेंगे। उस दिन निंसी कहती है अच्छा मदर भी ब्यूटीफुल लगनी चाहिए। मदर जैसे भी हो ना बस ब्यूटीफुल तो लगती ही है। कहती ये बताओ तुम्हारी बहन का। तीनों के तीनों एक साथ चिल्लाते हैं वो आपके लिए हस्बैंड ढूंढने गई है। देखते हैं कि इम्प्रेस डाउन बैठी होती है, कहती है मुझे अपने बेटे का तो भरोसा ही नहीं, हमेशा ही पता नहीं कि इन सब चीजों में उलझा हुआ होता है, कभी शादी करेगा भी या नहीं करेगा। आखिर मैं कब अपने ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर का चेहरा देखूंगी। तो वहाँ पर नैनी कहती है आपको डरने की जरूरत नहीं है, इम्पीरियल वर्क ही इतना होता है कि मैजेस्टी ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन उन्हें भी शादी करनी होगी, बच्चों की चाहत तो उन्हें भी होगी। इधर हम देखते हैं कि चौंग आती है, कहती ओ मैजेस्टी कहाँ जा रहे हैं, मुझसे इतनी दूरी मत बनाइए, हम दोनों की शादी होने वाली है, हम दोनों हैं ही इतने अच्छे, और अगर ये चलकर हस्बैंड वाइफ होंगे तो इतना दूर रहना अच्छी बात नहीं है आपके लिए। मन में मैजेस्टी सोचते हैं कि सबसे पहले जाकर मदर से बात करूंगा और इस चिपको लड़की से अपना पीछा छुड़ाऊंगा। वो बहुत ज्यादा हंस रही होती है, सीन निंगसी की बेटी खड़ी होती है, कहती ओ हैंडसम मैन मैं तुम्हें चुराने आई हूँ, तुम हो ही इतने अच्छे। अचानक से मैजेस्टी के ऊपर अटैक हो जाता है, कहते ये कौन अटैक करवा रहा है भला। ये उस छोटी बच्चे पर अटैक होने वाला होता है तो मैजेस्टी उसको बचा लेते हैं, कहती है कि आप मुझे लाइक करते हैं, मेरे साथ चलेंगे। मैजेस्टी कहते हैं प्रिंसेस को बचाओ और मैं इस छोटी बच्ची को बचा रहा हूँ। सैनिक वहाँ पर प्रिंसेस को बचाने की पूरी जिम्मेदारी उठाता है, कहता है ये लोग इतनी तीर क्यों चला रहे हैं, मुझे मार ही डालेंगे क्या। सारे सैनिक कहते हैं मैजेस्टी भाग रहे उन्हें पकड़ लो। अब चारों तरफ से मैजेस्टी को घेर लिया जाता है। मैजेस्टी कुछ देर तक तो लड़ते हैं लेकिन फिर उन्हें चोट लग जाती है, कहती है आप मुझे बचाने के लिए इतनी चोट क्यों खा रहे हैं। कि ठीक है तुम सब मुझे मारना चाहते हो ना, छोटी सी बच्ची से तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं, इसे जाने दो। लेकिन अचानक से उस छोटी सी बच्ची का स्ट्रॉन्ग पावर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो एक एक करके ना सबको ढेर कर देती है, तो उड़ उड़ कर ऐसा मारती है ना कि उन सैनिकों को पता ही नहीं चलता। कहती है अरे इतनी स्ट्रॉन्ग बच्ची आई कहाँ से। मैजेस्टी कहते तुम कौन हो, तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे आई, तुम तो बहुत छोटी हो ना, बताओ ना तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। और उसको बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं, कहते ऐसा लगता है ना मेरा तुमसे बहुत जन्मों का रिश्ता है। कहती अंकल जन्मों का रिश्ता हो या ना हो लेकिन अब हमेशा के लिए रिश्ता जुड़ जाएगा। और मैजेस्टी को बेहोश कर देती है, बिल्कुल अपनी मदर की तरह किडनैप करके लेकर जाती है मैजेस्टी का। इधर चारों के चारों एक साथ बैठे हुए होते हैं। तीनों भाई उसके कहते हैं कि ये बताओ तुमने ये काम कैसे किया माय डियर सिस्टर। कहती है कुछ नहीं बस उसे पकड़ कर लाई हूँ ताकि मदर को पसंद आ जाए। सबके सब कहते हैं अगर मदर को पसंद नहीं आए तो क्या करेंगे। कहती है कि अरे भगा देंगे, मदर को वैसे पसंद तो आना चाहिए। उसका भाई कहता है हाँ 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 आखिर है ही इतना हैंडसम पर्सन, मेरी कविताएं तो मदर का दिल जीत लेंगी। तभी निंगसी आती है, कहती है ये लेक्चर किस बात का चल रहा है मुझे बताओ। कहता है हाँ मदर। सारे भाई कहते रहे तुम अपनी कविता बंद करोगे, तो तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। पर वो कहती है मदर मैं आपके लिए हस्बैंड लेकर आई हूँ, प्लीज आप एक बार देख लो। सारे भाई बहन भी कहते हैं एक बार देख लो। तब इस पर वो कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन मन ही मन हंस रही होती है। कहती वो सामने है, उनको चोट भी लगी है, प्लीज मदर एक बार जाकर देख लो। कहती ठीक है अगर तुम लोग इतनी जिद कर ही रहे हो तो चलो जाकर देख लेती हूँ। जैसे ही जाकर मुंह से कपड़ा हटाती होश उड़ जाते हैं। कहती है अरे यार खून का रिश्ता है तभी तो ये उसे उठाकर यहाँ पर ले आई, मुझे कुछ ना कुछ करके इसे यहाँ से भगाना पड़ेगा, ऐसा करते हुए इसे जान से मार डालती हूँ। फिर कहती जान से मारने पर बिल्कुल भी काम नहीं बनेगा, आखिर मेरे बच्चों के फादर हैं, ये यहाँ पर कैसे आ गए मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। सिस्टम बताओ क्या किया जाए। सिस्टम कहता है अगर तुमने इसका इलाज कर दिया ना तो 1000 पॉइंट्स तुम्हें मिलेंगे। कहती 1000 पॉइंट्स, लेकिन मुझे खर्च कितने करने पड़ेंगे। कहते 100 कॉइन्स। कहती इस पे मैं 100 कॉइन्स तो बिल्कुल भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। वहाँ पर वो मैजेस्टी का इलाज कर रही होती है और धीरे धीरे मैजेस्टी को होश भी आ रहा होता है। कहती फाइनली आराम से देख रही होती है। जैसे मैजेस्टी उठते हैं, कहते हैं तुम मोटी कहीं की यहाँ पर कैसे आ सकती हो। कहती साल हो गए तुमसे मिले हुए, अभी तक तुम मुझे नहीं भूले, आखिर मैं इतनी प्यारी थी क्या कि मेरी यादों को तुम अपने दिल से नहीं मिटा पाए। और उसको छूने लगती है। कहता मुझसे दूर हटो और अपने गंदे हाथों को मुझसे दूर रखो। कहती गंदे नहीं मुलायम हाथ है।
कहती देखो 100 टेल्स तुम पर खर्च किए हैं तो मेरे 100 टेल्स मुझे लौटा दो। कहते हैं अभी मेरे पास नहीं है। कहती तो फिर कुछ और दे दो। वो अपनी बॉडी छिपाने लगता है। कहती है इस बॉडी में मैंने हर चीज़ देखी, हर अंग देखा है, यहाँ तक कि मुझे साइज भी पता है, सब कुछ पता है, तो छिपा क्या रहे हो और मेरे सामने ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करना। कहते हैं मुझे छोड़ दो मोटी, मुझे छोड़ दो। हाथ पकड़ने चलता है तो फिर से हाथ मरोड़ देती है। कहती है कि मैंने तुमसे क्या कहा कि मेरे से बचकर तुम दूर नहीं भाग सकते हो, अगर जाने की कोशिश की ना तो एक एक हड्डी का चूरमा बना दूंगी तुम्हारा। कहता है कि तुम चाहती क्या हो मुझे बता दो। कहती बस ये कि तुम मुझसे शादी कर लो। कहता कभी शादी नहीं करूंगा। कहती ठीक है फिर घर का काम कर लो। यहाँ पर अब उसे एक काम करने के लिए कहा जाता है, पानी भरने के लिए। जानती हो मैं कौन हूँ? मैं मैजिस्ट्री हूँ। कहते हैं अरे मैजिस्ट्री, तुम जैसे बहुत मैजिस्ट्री इधर उधर घूमा करते हैं, चलो काम करना स्टार्ट कर दो। वहां पर अब बेचारे के पास कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी के बारे में वो किसको बताए, किसी को भी बताएगा तो यकीन नहीं करेगा। पानी भर भर के डाला करता है। तभी वही छोटी बच्ची आती है। कहती मदर। कहता है कि मदर तुम कौन हो और कितने साल की हो? अब वहाँ पर मैजिस्ट्री को एक एक बात याद आती है। अब पर मैजिस्ट्री को पता चल जाता है कि वो उसकी बेटी है। कहते हैं कि अभी भी कह रहा हूँ मुझे बता दो, जैसे हाथ पर निशान देखना है, बर्थ मार्क। कहती है बर्थ मार्क तो किसी के हाथ पर भी हो सकता है, लेकिन देखिए कि मैजिस्ट्री के हाथ पर भी है। कहती है क्या कोइंसिडेंस है, ये तो मेरे बच्चों को मुझसे छीन कर लेकर जाएगा। कहती है मदर तो यही मेरे फादर है क्या? तुम जानती हो मैं मैजिस्ट्री हूँ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कहती है ठीक है अंकल, मैं तो आपको अपना फादर मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मदर साथ में रहेंगी। निंगसी कहती है कि जाकर अपना काम करो, वरना सच बता रही हूँ कि तुम्हें यहाँ पर किसी लायक नहीं छोड़ूंगी। बच्चे तो तुम्हें फादर कहेंगे भी नहीं। कहता है पता है तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मेरी बच्ची को गांव में रखा है जबकि उसकी जगह महल में है। कहती है अब तुम मुझे बताओगे कि किसकी जगह कहाँ पर है। फिर उसका दूसरा बेटा आ जाता है। कहता है कि मदर देखो ना, मैंने बहुत अच्छी मैथ लगाई, हम लोग अगर रेस्टोरेंट खोलेंगे ना तो बहुत सही जगह पर जाएंगे। उसकी बेटी कहती है अरे ये भी अपनी पोल खोलने आ गया। कहते अब ये बताओ कि तुमने मेरा बेटा भी छुपा कर रखा है। कहती क्या करूं, ये मेरा बेटा है और मेरे पास ही रहेगा, तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते। चल अपना काम करो वरना सच में हमारे कंधों को। तो वो खेत पहुंच जाता है। मुझे माउंटेन में काम करने के लिए भेज दिया और मेरे बच्चों को छुपा कर रखा। जितनी गाँव की औरतें होती सामने बैठी होती है। कहती है पतला दुबला लड़का है लेकिन हैंडसम है, इसी वजह से लगता है मास्टर ने इसे अपने हस्बैंड के रूम में चुना है, वरना इसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, बच्चे भी तो पैदा नहीं कर पाएगा, हैंडसम होने से क्या मतलब बनता है। इसे तो पिंजरे में कैद कर दो तब भी ये पिंजरे से निकल कर उड़ जाएगा, इतना पतला है। ये गांव की 2 कौड़ी की औरतें मेरे मजाक उड़ा रही हैं। इतनी देर में उसका तीसरा बेटा भी आ जाता है कि आपके लिए खाना है। कहते हैं अब तुम कौन हो और तुम्हारी शकल नियोमी से क्यों मिल रही है? कहते हैं क्योंकि वो मेरा ब्रदर है। अब उसके हाथ पर भी बर्थ मार्क होता है। कहता है ये औरत मेरे हाथ से बाहर निकल रही है। इधर हम देखते हैं कि निंगसी ना खाना खा रही होती है और बढ़िया सा मीट भून भून कर। कहते हैं तुम तीसरी ये औलाद भी छिपा कर रखी? कहती क्यों, मजा आया ना। कहते हैं तुम कंट्री पंपकिन कहेगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, इतना घटिया खाना खा रही हो तुम। जो उसके मुंह में जबरदस्ती डाल देती है तो इतना स्वादिष्ट लगता है। कहता है चलो ठीक है, इस खाने के लिए तुम्हें माफ कर देता हूँ। खाता रहता है खाता रहता है। कहता है और दे दो मुझे खाने के लिए, और दे दो मुझे खाने के लिए, तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए माफ कर रहा हूँ। मैजिस्ट्री पहली बार सोचते हैं कि भले ही ये कितनी गंदी लगती हो लेकिन इसका खाद का खाना तो बहुत टेस्टी है। कहते हैं ये बताओ कि तुम्हें यूनिक फ्लेवर कहाँ से पता चला। चलो और ये सब छोड़ो, तुमने 4 बच्चों को कैसे पाला? वो याद करती है कि उसने 4 बच्चों को कैसे पाला ना तो उसके पसीने छूट जाते हैं। कहती तुम 4 एक साथ कैसे जन्म ले सकते हो? आज भी मैं सोचती हूँ उस दुबले लड़के के बारे में तो मुझे गुस्सा आ जाती है। कहती मैंने बहुत अच्छे से पाला है, ये सब तुम्हारी ही तो मेहरबानी है। मैं 4 बच्चों को पाकर बहुत खुश हूँ क्योंकि चारों बच्चे बहुत क्यूट हैं। पीछे से चारों देख रहे होते हैं। कहते मदर और फादर की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। गॉड से कहूंगा कि इनकी जोड़ी ना एकदम बिंदास बना दे ताकि ये मेरे फादर बन जाए। कहते कौन बोल रहा है, चलो बाहर निकलो। चारों के चारों सामने खड़े हो जाते। कहते हैं अब ये 1 2 3 4 ये चौथा बच्चा किसका है? तो यहाँ पर निंगसी भी डर जाती है, उसके हाथ पर भी बर्थ मार्क। तीनों हंस रहे होते हैं। कहते हैं कि तुम मुझे बताओगी पंपकिन कहीं कि तुम ये सब कैसे मैनेज कर रही हो झूठ बोलकर? कहते वो क्या है ना, मैंने बहुत ही मजबूरी में इन बच्चों को पाला है। खाने को खाना नहीं था, रहने को घर नहीं था। अभी वो जो पोयम बच्चा उसका गाता था। कहता हाँ 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 हम लोग बहुत ही मुसीबत से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, सूखा पड़ा था, बारिश
हो नहीं रही थी, खाने को खाना नहीं था। सब देखते हैं बेचारा कपड़े धोता है और किसी तरह थक कर बैठ जाता है। कहता है एक दिन तो मैं इन सबसे बदला लेकर ही रहूंगा और ये लोग रिग्रेट करेंगे कि किससे इतना ढेर सारा काम करवा रहे थे। सुबह आती है निंगसी, कहते हैं मैजेस्टी मेरे से दूर रहो, मेरी बॉडी के साथ खिलवाड़ मत करना। कहती फिर से अपनी बॉडी को छुपाने लगे, प्राइवेट पार्ट के बारे में भी मुझे पता है, लेकिन तब भी तुम ऐसी हरकतें करते हो। कहता है दूर हटो मुझसे। कहते दूर नहीं, चलो काम करना शुरू करो, क्योंकि बिना काम के यहाँ पर तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सबके कपड़े धोऊंगा। कहती हाँ सबके कपड़े धोना है। नहीं मान रहा होता तो उसके आंख पर एक मुक्का पड़ता है और वो कपड़े धुलने लगता है। इतनी देर में निंग से फिर से आती है, कहती कपड़े अच्छे से धुलो और लकड़ी भी काटनी है। कहता नहीं काटूंगा। उसकी दूसरी आंख भी काली कर दी जाती है और वो उसे खेत में लेकर जाती है। कहती है अच्छे से खेत में काम करना शुरू करो ताकि मैं आलू लगा सकूं। आलू देखते ही मैजेस्टी कहते हैं कौन सी अजीब सी चीज है। कहती है आलू है, ये उगेगा ना तो बहुत अच्छे से काम करेगा, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। कहता है तो कोई अच्छा काम करोगी तब मैं मानूंगा, ये भला टेस्टी लगेगा। कहती है अपना काम करो, उसके बाद देखना जब ये लग जाएंगे। मैजेस्टी वहां पर खुदाई किया करते हैं। कहते हैं कि मैंने बहुत सारा काम कर लिया, कम से कम थोड़ा सा तो मुझे इसके बदले में बोनस मिलना ही चाहिए। और ये आलू उगाएगी तो आगे चलकर आर्मी के काम आएगा, मैं अपनी बेचारी आर्मी मैन को भूखा नहीं रखूंगा। सोच रहा होता है तभी पीछे आती है निंगसी, उठकर उस सर पे खुद देर से मारती है। कहती काम करो अपना, सोचना बाद में। लेकिन निंगसी नोटिस करती है कि वहां पर मैजेस्टी बहुत ही हॉट लग रहे होते हैं काम करते हुए। वो देख रही होती है तो अपना बस सांसें रोक रही होती है, ऊपर नीचे कर रही होती है। तो यहाँ पर निंगसी उसको पैसे देती है कि जाकर कुछ खरीद लो। आज पहली बार ऐसा था कि मैजेस्टी को निंगसी के साथ अच्छा लगा था। आप पूरी फैमिली एक साथ बैठ कर ना खाना खा रही होती। तो पोयम वाला लड़का कहता है हाँ 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 आज खाना बना है, फैमिली है, पूरी दुनिया साथ में है, देखो कितना अच्छा माहौल है। हम लोगों ने कभी कैंडी नहीं देखी, हम लोगों ने कभी मीठी चीज नहीं देखी। चारों के चारों बच्चे अपने फादर को बेवकूफ बना रहे होते हैं। यहाँ पर निंगसी कहती है इन लोगों की बातों में मत आओ कि इन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, ये लोग हर चीज खा चुके हैं, बस तुम्हारे पैसे लेना चाहते थे। इधर सैनिक कहते हैं मैजेस्टी यहीं कहीं पर होंगे, पता लगाओ, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। सैनिक देखते हैं कि सामने झाउसू विलेज में जैसे वो सीटी बजाते हैं तो मैजेस्टी चुपके से बाहर निकलते हैं, जाते हैं मिलने के लिए। कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर आ गए हो, लेकिन अभी मैं कुछ दिनों के लिए यहीं पर रुकना चाहता हूँ, ये बात किसी को भी ना पता लगना चाहिए जब तक मेरा काम नहीं हो जाता। सैनिक कहते हैं ठीक है, जैसा आप कहें मैजेस्टी। मैजेस्टी जाकर सो जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन कैरी से वहां पर प्रिंसेस चौंक आ जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने सैनिक को भेजा था पीछा करने के लिए। कहती है ये झाउसू विलेज तो कितना गंदा लग रहा है, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। तभी वहां लेडीज आ जाती है कि चलो निकलो यहाँ से, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं। कहती मैं नहीं जाऊंगी। तब वहां पर उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है कि मेरे ब्रदर यहीं पर है, मैं यहीं पर जाऊंगी। मतलब एक दूसरे के बाल उखाड़ उखाड़ कर इतना वहां पर मारती है कि पूरा मुंह लाल हो जाता है उसका। कहती है पता है इन लोगों ने मुझे मारा है। कहती है क्योंकि तुम लोग गलत तरीके से यहाँ पर एंट्री ले रही थी। इतनी देर में वहां पर मैजेस्टी को देखकर कहती ब्रदर टियान आप यहाँ पर, मैं आपको ढूंढने के लिए आई थी। इस पर निंगसी कहती तुम कौन हो। कहती है ब्रदर टियान देखो ना इन लोगों ने मेरा क्या हाल किया है। निंगसी कहती क्यों तुम इसे जानती हो क्या, बताओ ना। कहती हाँ ये मेरे ब्रदर है। तो कहती ओ ब्रदर मेरे गले लग जाओ। निंगसी आगे आ जाती, उसी के गले लगकर रोने लगती है। कहती है ब्रदर पता है मेरे साथ इन लोगों ने कितना खिलवाड़ किया है। कहती मैं हूँ निंगसी। वो पीछे हट जाती, कहती हो तुम मेरे हस्बैंड से नहीं मिल सकती, मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरा है, तुम उसे टच भी नहीं कर सकती। कहती है तुम भला इसके हस्बैंड कैसे हो सकते हो, और तुम इतनी मोटी हो, अच्छी भी नहीं लगती हो, मेरे ब्रदर तुम्हें कभी भी नहीं चुनेंगे। कहती है कि मैं यहीं पर रहूंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी, जाना पड़ेगा। कहती मैं अपने ब्रदर के साथ रहूंगी और तुम लोगों से निपट लूंगी। उन दोनों को एक रूम में छोड़ दिया जाता है। कहती यहीं पर रहूंगी तभी तो अपने ब्रदर का दिल जीत पाऊंगी, यहाँ से मैं नहीं जाना चाहती। कहती ठीक है चलो। चुपके से रात में वो निकल कर ना जाती है मैजेस्टी के रूम में। मैजेस्टी सो रहे होते हैं। कहती मैजेस्टी मेरी बात सुनिए। कपड़े निकाल कर कहती है कि आइए ना पास में। मैजेस्टी कहते हैं अपनी लिमिट मत क्रॉस करो। कहती है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी उसकी बेटी उठ जाती है। कहती हो अकेली फील कर रही हो। कहती है अरे ये बच्ची कहाँ से आई। तभी वहां पर चारों बच्चे उठ जाते हैं। प्रिंसेस कहती है इतने सारे बच्चे क्यों नजर आ रहे हैं मुझे। बेहोश हो जाती है और बेहोश होकर उठती है। कहती ब्रदर पता है मैंने कितना खतरनाक सपना देखा। यहाँ पर चार चार बच्चे थे और चारों बच्चे फिर एक साथ निकलते। कहते पर प्रिंसेस चौंक कहती है बच्चे किसके हैं। कहते हैं मेरे हैं, मुझे यकीन नहीं है कि ये ब्रदर के बच्चे हैं। कहती है ब्रदर के ही बच्चे हैं, तुम मानो या ना मानो।
चारों चारों बच्चे भी कहते हैं हाँ तुम ना मानो यही मेरे फादर हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। तो इस पर जो पोयम कहता था कहता हाँ 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 तुम नहीं जाओगी, मेरी स्टेप मॉम बनोगी क्या। खूब तेज से रोने लगती प्रिंसेस चौंकी, पता है मैं कितना प्यार करती थी ब्रदर को, लेकिन इन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया, आखिर उनके बच्चे कैसे हो सकते हैं। राशि समझाती है कि बच्चे हो चाहे कुछ भी हो लेकिन लीगल वाइफ आप ही बनेंगी, आपकी हैसियत हमेशा ज्यादा ही रहेगी। कहती हाँ ये भी सही कहा। सुबह उठते ही वहां पर नींद आ जाती है, कहती चलो सोने का टाइम खत्म, काम करो। कहती मैं काम नहीं करूंगी, कहती काम तो करना ही पड़ेगा, वरना पता है जो टियान है ना वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। कहती टियान के लिए क्या करूं, कहती साफ सफाई करो, जैसे मैं करती हूँ तो तुम उसके करीब जा सकती हो। कहती ठीक है मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। जाती है जहाँ पर गोबर वगैरह होता है ना, साफ सफाई करने लगती है और डर भी बहुत ज्यादा रही होती है। बेचारी दोनों को उल्टी हो रही होती, तभी सामने से टियान आ जाता है। कहती ब्रदर आज मैंने बहुत साफ सफाई की, जैसे निंगसी करती है वैसे। कहती अच्छी बात है लेकिन मुझसे दूर रहो। कहती अरे ब्रदर मेरी बात तो सुनो। वहां से टियान तो भाग जाता है, तो उसकी दासी कहती है कि आखिर आपने इतना अच्छा काम किया तभी मैजेस्टी आपके करीब नहीं आया। कहती है कि कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि मैं ब्रदर का दिल जीत पाऊं। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि निंगसी जाती है खेत पर और वहां से आलू निकाल कर लाती है, उनको फ्राई कर रही होती है। मैजेस्टी कहती है ये पॉइजनस चीज मैं नहीं खाऊंगा, उसके मुंह में डाल देती है। कहती है वाह ये तो बहुत टेस्टी है, चलो इसे बाजार में बेचेंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे। कहते हैं कि हाँ पैसा तो कमा लोगी, लेकिन इतनी देर में पीछे से प्रिंसेस चौंक आ जाती है। कहती है पता है यहाँ पर प्लेग फैल गया है, इनकी वजह से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो निंगसी कहती है तुमने ये कैसे कह दिया कि हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तब इस पर प्रिंसेस कहती है पता है यहाँ पर सारी औरतें हैं, ये लोग अपनी बॉडी बेचती है बॉडी, तभी तो ये लोग यहाँ पर खा पी पाए। मैजेस्टी कहती है बकवास बातें बंद करो। निंगसी आकर प्रिंसेस को थप्पड़ मार देती है। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी लेडीज को ऐसी बात कहने की कि वो लोग अपने जिस्म का सौदा करती हैं। दासी कहती है मेरी मिस को मत मारो। वो दासी को उठाकर बाहर ही फेंक देती है और कहती है कि प्रिंसेस मैं तो तुम्हारा बुरा हाल करूंगी, पता है हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं और क्या अकेले लड़कियां जिंदगी नहीं बिता सकती हैं, मर्दों के बिना औरतों की कोई जिंदगी नहीं है। तुमने समझ क्या रखा है हम लोगों को। बाकी सारी औरतें रो रही होती है कि इसने हम लोगों को बदनाम कर दिया। कहती डरने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ऐसे लोगों पर थू है। कहती मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। दासी किसी तरह भाग कर आती है। कहती मैंने रास्ता निकाल लिया है कि मिस के 4 बच्चे हैं ना, तो उन चारों बच्चों का दिल जीतो तभी मैजेस्टी तुम्हारे करीब आ पाएंगे। इधर हम देखते हैं कि निंगसी बैठी हुई होती है। कहती चलो ढंग से सब लोग पढ़ाई करते रहो, मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। पीछे से चौंक जाती है निंज। कहती है क्या करने आई हो। कहती मैं तुम्हारे चारों बच्चों को पालना चाहती हूँ। कहती एक को कि 2 को। कहती कहा ना चारों को। कहती वाह चारों को। कहती हाँ ठीक है, मैं उनकी स्टेप मदर बनना चाहती हूँ, आखिर शादी मेरी होगी तो बच्चे मुझे ही संभालने हैं। निंज कहती ठीक है पहला काम खाना बनाना है, स्टार्ट करो। तुरंत ही उसकी उंगली कट जाती। कहती नहीं मेरी उंगली कट गई। फिर से दोबारा निंसी उस पर पट्टी बांधती है, दोबारा फिर उंगली कट जाती है। देर में मैजेस्टी आते हैं, कहते हैं चलो तुम्हें कुछ सरप्राइज दिखाना है। वहां पर विस्फोट हो जाता है, प्रिंसेस का पूरा मुंह लाल हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इधर हम देखते हैं कि मैजेस्टी ने क्या किया था ना, सारे आलू खुदवा कर ले आए थे घर, ये कहकर कि मैंने सारे आलू निकाले हैं जमीन से। रात में उसने अपने सैनिकों को बुलाया था ये सब काम करवाने के लिए। कहती वाह तुम तो काफी पावरफुल हो, और उसके बट पर ना खोपते से हाथ मारती है। मैजेस्टी कहते हैं कि ये क्या कर रही हो, इस तरह की हरकतें तुम कैसे कर सकती हो। तो कहती किस तरह की हरकतें करूं। कहते हैं हमारी शादी नहीं हुई है। इस पर निंसी कहती है अच्छा शादी हो जाए तभी तुम छूने दोगे क्या। ये चुप बैठो बकवास औरत। वहां पर अभी वो लोग मार्केट के लिए निकल रहे होते हैं, तभी पीछे से प्रिंसेस आ जाती। कहती कहाँ जा रही हो, मुझे भी लेकर चलो। वो खड़ी हो जाती, चारों बच्चे आकर पकड़ लेते। कहते स्टेप मॉम अभी तो बहुत काम है, चलो ना मेरे साथ काम करो चलकर। चारों बच्चे इतना परेशान करते कि बेचारी की हालत डाउन हो जाती है। इधर मार्केट में वो आलू बेच रही होती है लेकिन कोई भी आलू नहीं ले रहा होता है। ऊपर से मैजेस्टी कुछ बोल नहीं रहे होते हैं, तो कहती है देखो तुम्हें बेचना आना चाहिए, बोलो आलू ले लो आलू ले लो। वहां पर मैजेस्टी को भी सिखाती है। बगल में एक आदमी चावल भी बेच रहा होता है, लेकिन वो लगातार चावल के दाम बढ़ाता ही जा रहा था। कहती तुम्हारे चावल सड़े हुए हैं तभी तुम इतने महंगे बेच रहे हो। वो बेचारी के पास पैसे नहीं होते तो आलू खरीदने के लिए जाती। कहती अरे खाकर तो देखो, अगर अच्छे ना लगे तो मुझे बताना। वहां पर जैसे आलू बन जाता है, कहती खाओ खाओ टेस्ट करो। सबको ही महक आ रही होती है कि वाह क्या महक है। लेकिन पीछे से आदमी कहता है अभी जब सबके सब मर जाएंगे ना तो पता चलेगा, मेरा चावल बहुत महंगा बिकेगा। वो एक एक करके सबको आलू खिलाने को कहती है, लेकिन कोई नहीं खाता है तो सबसे पहले मैजेस्टी को खिलाती है। वही लेडी ट्राई करती है, लेकिन अचानक से उसके गले में दर्द होने लगता है। कहती देखो देखो पॉइजन का असर हो गया।
कहती पॉइजन का असर नहीं, आलू बहुत टेस्टी हैं, तुम सब लोग खाओ 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 खाओ। और उसके आलू एक ही मिनट में सारे बिक जाते हैं। इस पर उस चावल वाले आदमी को यकीन नहीं होता कि उसके चावल खरीदने के बजाय ये सब लोग आलू खरीद कर लेकर जा रहे हैं। घटिया चावल कोई लेना भी नहीं चाहता था। उसको बहुत ज्यादा जलन होती है कि इस लड़के ने मेरा पूरा बिजनेस खराब कर दिया। वापस आकर उसके पास पैसे ही पैसे होते। मैजेस्टी कहते हैं देखो मेरी बात सुनो, मेरा रूम बहुत गंदा हो गया है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे रेनोवेट करा दो। कभी नहीं, सबसे पहले मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगी और वल्गर हरकतें करने का तो बिल्कुल मत सोचो, तो मैं इसमें से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। वो वहां से चली जाती, कहती बड़े आए रूम रेनोवेट कराने वाले। सुबह उठते ही दोनों आमने सामने खड़ी होती है, कहती कि चलो पैसे चाहिए ना तो और भी काम करो। नेक्स्ट डे वो मार्केट में आलू लेकर जाती है, लेकिन देखती है कि उसकी जगह कुछ लोगों ने हड़प ली है। कहते हैं तो तुम लोग ये जगह हड़प कर कैसे बैठ गए हो? कहते हैं क्योंकि ये लड़का तुम्हारे बगल में ना ज्यादा हैंडसम लग रहा है, इसको मुझे दे दो। मैजेस्टी तीनों को गिरा गिरा कर मारते हैं। कहते ये बताओ तुम्हें कौन लेकर आया? कहते अरे ये चावल वाला आदमी, इसने पैसे दिए थे। अचानक से एक लेडी की डेथ हो गई। वो आदमी कहता है कि इस लेडी ने कल आलू खाए थे, इसकी वजह से इसकी डेथ हो गई, उसमें पॉइजन मिला था, मैंने तो पहले ही कहा था। आप सब लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं तो मैजेस्टी आगे खड़े हो जाते हैं। कहते दूर हटो और थप्पड़ मार देती। कहती जो लेडी जिंदा है उसे मरी हुई क्यों घोषित कर रहे हो? चावल वाला आदमी कहता है क्यों जिंदा कर दोगी क्या मरी हुई लेडी को? कहती है हाँ बिल्कुल जिंदा कर दूंगी, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ। जाती है नर्स चेक करती है, कहती इतनी दिक्कत नहीं है, सिर्फ इन्हें स्ट्रोक पड़ा है, लेकिन अभी ये बच सकती है, मुझे अपना काम करने दो। चावल वाला आदमी तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा होता है। थप्पड़ मार देते हैं कि आप मुंह से एक शब्द भी निकला ना तो और भी थप्पड़ पड़ेंगे। जैसे वो दूसरा शब्द बोलने चलता है, मैजेस्टी मार देते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि नहीं बोलना है। उस लेडी को होश भी आ जाता है। निंगसी कहती ये बताओ कि तुम मेरी वजह से मरी थी, तुमने मेरे आलू खाए थे? कहते नहीं मैंने चावल खाए थे। तभी वहां पर सैनिक आ जाता है, कहता है इसे पकड़ लो। लेकिन यहाँ पर वो चावल वाला जो आदमी होता है ना, वो सैनिक को पैसे दे देता है। कहता है कि ये आलू जो बेच रही लेडी ना, ये बहुत ही पॉइजनस है, इसको पकड़ कर लेकर जाओ। सैनिक कहता है हाँ इसे पकड़ कर लेकर चलो। लेकिन जो बाकी के लोग खड़े होते हैं, कहते हैं कि हे भला तुम लोग गलत इंसान को कैसे पकड़ सकते हो? इस चावल वाले आदमी ने सबके साथ धोखा किया है। सैनिक आ जाता है, कहता है मैं मैजेस्टी का आदमी हूँ और मैजेस्टी यहीं पर है। निंगसी कहती है मैजेस्टी मेरे बगल में खड़े हैं। जिंग टियान के होश उड़ जाते हैं कि क्या तुम्हें पहले से पता था कि मैं मैजेस्टी हूँ? कहती माफ कर देना, मुझे हमेशा से ही पता था कि तुम मैजेस्टी हो, तो फिर तुमने मुझसे घर का काम क्यों कराया? कहते अच्छा ठीक है चलो बाद में बात करता हूँ। अब उस सैनिक को हमेशा के लिए वहां से बर्खास्त कर दिया जाता है। बाकी के सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। माफ नहीं किया जाएगा, इसे जाकर जेल में डाल दो और इसके चावलों को चेक करो। अब यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं ये बताओ निंगसी कहाँ पर है? कहते हैं कि वो तैयार होने गई है, बस आ ही रही होगी। सामने से निंगसी बढ़िया सी ड्रेस पहन कर आती है। देखकर कहते हैं अभी भी वैसी ही लग रही है। अपनी बाहें फैलाते हैं कि मेरे पास आ जाओ। धक्का दे देती है मैजेस्टी को कि दूर हटो, तुम्हारी बाहों में कौन आएगा? वाह क्या कैरिज है, मैंने तो इतने टाइम बाद कैरिज देखा, मुझे तो ये कैरिज बहुत अच्छा लग रहा है। मैजेस्टी कहते हैं तुम्हारे आलू के साथ मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, आर्मी कैंप में जाएगा। कहती है अच्छा तो बिजनेस करना चाहते थे तो पहले बता देते। कहते पहले बता देता, तुमने भी तो मुझे पहले नहीं बताया कि तुम मुझे जानती हो कि मैं मैजेस्टी हूँ। कहती है अगर मैं बताती नहीं तो तुम इतना सबको सीखते कैसे? थप्पड़ मार देती है। कहती मेरी वजह से तुम इतने महान बने हो, तुम्हें लोगों का पता चला है, गला दबाने लगती है। कहता है पता है मैं मैजेस्टी हूँ, तुम्हें महल नहीं ले जाऊंगा। कहती हाँ हाँ ठीक है, अभी के लिए मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करूंगी, मैं हर चीज सीखूंगी, अच्छे से रहने का तरीका, अच्छे से बोलने का तरीका। अभी भी चारों बच्चे ना चौंक के पीछे पड़े होते हैं कि स्टेप मदर मुझे छोड़कर मत जाओ, अभी भी सारे काम बाकी हैं। प्रिंसेस वहां से भाग कर जाती है, कहती मुझे इन चारों बच्चों के साथ नहीं रहना। चारों बच्चे कहते हैं आखिरकार स्टेप मॉम भाग ही गई। इधर चौंक जाती है और इम्प्रेस डोंगर के पास। इम्प्रेस डोंगर कहती है तुम दोनों की शादी फिक्स कर रही हूँ, जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी होगी। निंजा क्या करती है, रात में भागने की कोशिश करती है चारों बच्चों के साथ कि यहाँ से भाग जाऊंगी ताकि इस मैजेस्टी से मिलना ही ना पड़े। मैजेस्टी कहते कहाँ जा रही हो? कहती टहल रही थी। कहते कपड़े लेकर कौन टहलता है? कहती तुम मेरे बच्चों को ले जाना चाहते हो और मैं अपने बच्चों से दूर नहीं होना चाहती। कहते ये किसने कह दिया कि मैं सिर्फ बच्चों को ले जाऊंगा, मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा। कहती सच में मुझे भी ले जाओगे? मैं भी चलूंगी। सेम प्रेस डाउंगर को पता चलता है कि चारों बच्चे आ गए हैं। कहती है लेकर आओ, लेकिन उसकी मदर को मत लेकर आना। चारों बच्चों को देखते ही इम्प्रेस डाउनकर खुश हो जाती हैं कि वाह मेरे ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर यहाँ पर आ जाओ, सब कितने अच्छे लग रहे हैं। उस पर इम्प्रेस डाउनकर कहती है वाइफ कहाँ है तुम्हारी? मैजेस्टी कहते हैं ये वाइफ है। कहते अरे ये तो मुझे लगा था तुम्हारी बॉडी गार्ड है, ये तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती? कहते हैं नहीं मदर यही वाइफ है। कहती हो मुझे चक्कर आ रहा है, मैं इतनी मोटी वाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती।
मैजेस्टी कहते हैं मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इसी से शादी करूंगा। वो नील डाउन होकर नीचे बैठ जाते हैं। निंगसी को यकीन नहीं होता है सच में मैजेस्टी उससे प्यार करने लगे हैं, लेकिन इतनी देर में इम्प्रेस्ड होकर नीचे गिर जाती हैं। कहती है मैं इनका इलाज कर दूंगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। वहाँ पर पर्दा लग जाता है। कहती है सिस्टम ग्लूकोज वगैरह लाओ, नीडल्स लगा दी जाती है। थोड़ी देर में ही इम्प्रेस्ड होकर को होश आ जाता है। कहती है क्या सच में तुमने मुझे क्योर कर दिया है? कहती है कि हाँ, क्योर तो करना ही था, आखिर आप मेरे होने वाले हस्बैंड की मदर है। यहाँ की डॉटर ने अपने आप को मान लिया है। कहती है नहीं, कंट्री साइड में मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाला है और मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। खेल रहे होते हैं ग्रैंड मदर तो बच्चों के साथ बहुत खुश होती है, कार्ड्स खेल रहे होते हैं। कहती है कि ठीक है, आज के कार्ड्स में तो मैं जीती हूँ। लेकिन इधर हम देखते हैं कि मैजेस्टी का दिल टूट चुका होता है, क्योंकि निंगसी ने कहा था कि वो मैजेस्टी से प्यार नहीं करती, सिर्फ अपने बच्चों के लिए शादी करे। मैजेस्टी के बगल वो बैठ जाती है। कहती है ये बताओ मुझे शादी करना चाहती हो या नहीं करना चाहती हो? है कि वहां पर जो प्रिंसेस चोंग थी ना, उन्होंने दूसरी कंट्री के प्रिंसेस से शादी कर ली है। प्रिंस उसको बहुत ही प्रताड़ित करते थे, मारते थे। कहते हैं कि तुम उतना ही मुंह खोला करो जितना तुम्हारे पास जुबान है। इस तरह मार खाते हुए देखकर इम्प्रेस डोंगर कहती है कि भला कोई अपनी वाइफ को कैसे मार सकता है। यहाँ पर निंसी को बहुत गुस्सा आता है। चोंग के हस्बैंड को नीचे गिरा देते हैं। कहते हैं कि इसको मारना ज्यादा सही रहेगा। वो उसके ऊपर पाउडर से वार करते हैं तो निंसी कहती है कि मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। वो जाकर उसको बैठाती है। कहती है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे हस्बैंड पर अटैक कर रहे थे, और अब सबके सब कहते हैं लड़ाई होगी लड़ाई होगी, किसके अंदर हिम्मत कि मुझसे लड़ पाए। यहाँ पर निंसी कहती है मैं इन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्या आपको मैजेस्टी मुझ पर भरोसा है? कहते ठीक है, जाओ लड़ो जाकर। इस पर वो सामने वाला प्रिंस कहता है कि देखो तुम मुझसे मत लड़ो, एक लेडी हो। कहती है कि ठीक है लड़ेंगे नहीं तो चलो ये पानी है, तुम इसमें हाथ डालो। अगर हाथ डालने के बाद मैं जली या तुम जली, दोनों में से जो जला वो हार मान लेगा। सबसे पहले निंसी कहती है मैं ट्राई करूंगी। वो अपना हाथ डाल देती है, बिल्कुल भी नहीं जलती। अब प्रिंस की बारी होती है कि तुम हाथ डालो। कहते हैं मैं हाथ कैसे डालूं, मुझे डर लग रहा है। जैसे हाथ डालते जल जाते हैं। सब उस पर हंस रहे होते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो। कहती है देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम लोग एक नंबर के बेकार हो। वहां पर उन लोगों को शर्मिंदा हो जाना पड़ता है। ये कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है निंसी, तुम यहाँ की असली प्रिंसेस। मैजेस्टी कहते हैं कि तुम बताओ मुझसे शादी करना चाहती हो नहीं चाहती हो? कहती प्यार भी करती हो और शादी भी करूंगी। तभी वहां पर प्रिंसेस चोंग आ जाती है। कहती मुझे इससे अकेले में बात करनी है। क्या अब चारों बच्चे पीछे से सुन रहे होते हैं कि फादर आखिर मदर कह क्या रही हैं। पता चलता है कि बार बार निंसी कह रही होती है कि तुम उस घटिया हस्बैंड को छोड़ दो, तुम्हारे लायक नहीं है। कहती है वो मेरे ही लायक है और मैं उसी से शादी करूंगी। मुझे नहीं लगता है कि तुम ऐसे हस्बैंड को डिजर्व करती हो। आखिर जो मारपीट करता है वो कैसा हस्बैंड है? कहती उसके पास पैसा है, दौलत है। वैसे भी मैजेस्टी ने मुझे शादी करने से मना कर दिया, वो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगी। थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे ऐसा हस्बैंड चुन कर दिया। अभी सब एक साथ बैठ जाते हैं, नूडल्स ट्राई कर रहे होते हैं वही मॉडर्न एरा के। यहाँ पर निक्सी कहती है खाओ खाओ बच्चों, मेरे साथ खाना खाओ। वो लोग खा रहे होते हैं और वो नूडल्स की महक जो है दूसरे प्रिंस तक पहुंच जाती है। मैजेस्टी इधर बैठे होते हैं। कहते हैं ये बताओ निंसी कहाँ पर है? कहते हैं कि वो तो अपने बच्चों के साथ नूडल्स ट्राई कर रहा था। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। भाग कर जाते हैं। कहते हैं आप लोग क्या खा रहे हो, मुझे भी खाना है। कहती है आओ आओ खाओ, तुम भी खाओ। कहते हैं उनके साथ नूडल्स खाने लगते हैं। कहते हैं अगर तुम इतना अच्छा खाना बना सकते हो तो क्या मेरे साथ शादी करोगी? मैजेस्टी कहते हैं एक होने वाली इम्प्रेस से तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? कहते हैं लेकिन तुम वैसे भी शादी नहीं करना चाहते हो तो मैं शादी करना चाहता हूँ। कहते हैं किसने कहा मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, यही मेरी प्रिंसेस है। इधर हम देखते हैं कि प्रिंसेस चोंग के ऊपर ना कोई खतरा नहीं होता है। असल में उसने उस प्रिंसेस से जानबूझकर शादी की थी और वही वहां पर उसे महल में लेकर गई थी कि मैजेस्टी को सबक सिखाओ, साथ में उस निंज को। लेकिन सारा मामला उल्टा पड़ गया था। प्रिंसेस कहती है कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, लेकिन तुम्हें रहना तो मेरे साथ ही पड़ेगा। अब से तुम मेरे गुलाम बनकर रहोगे। कहता है नहीं रहूंगा बल्कि गुलाम बनकर। तो वो थप्पड़ मार देती है। कहती मैं प्रिंसेस हूँ, याद रखो कि और किसी के साथ कभी गए ना तो टांगे तोड़ दूं। गले लग जाती है। उसकी खतरनाक स्माइल होती है, मतलब उसने अपने मनपसंद हस्बैंड चुन लिया था, अपने इशारों पर नचाने वाला। और उधर निंजे भी खुश थी। तो इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।